We are going to start a new chapter today, triangles. हम लोगों ने ट्राइंगल्स के बारे में ऑलरेडी थोड़ा बहुत पिछली क्लासेस में पढ़ रखा है। स्पेशली 9th क्लास में हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के बारे में पढ़ा था, और इस क्लास में 10th क्लास में जो आप लोगों को चीज़ें जाननी है वो है सिमिलैरिटी के बारे में। सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं, क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी के लिए, यानी सिमिलर ट्राइंगल्स के क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। और वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोगों को 9th क्लास के कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं भी क्लियर हैं तो उनको भी यहाँ पे क्लियर करेंगे, और जो भी चीज़ हम पढ़ेंगे उनकी बेसिक्स को रिवाइज करते हुए पढ़ेंगे, ताकि चीज़ें समझ में अच्छे से आ जाएं आप लोगों को। और एक बार अगर वो समझ में आ जाएंगी तो फिर उन चीज़ों को आपको कई बार प्रैक्टिस भी करनी है, ताकि समझ में आने के साथ साथ कुछ कुछ चीज़ें हमेशा के लिए याद भी हो जाएं, ताकि एग्जाम में आप उसको अच्छे से रेप्लिकेट कर पाओ। और चीज़ें अगर समझ में आ जाएंगी, बेसिक्स अगर क्लियर होगा, तो उन पे किसी भी तरीके के क्वेश्चंस आए, कितने भी ट्विस्टेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएं, उनको आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, कॉन्ग्रुएंसी से ही स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है कॉन्ग्रुएंसी या कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, राइट, पिछले साल ही पढ़ा है, तो थोड़ा बहुत तो याद होगा ही कि ऐसे ट्राइंगल्स या कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, क्या किन फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोला जाता है? तो कुछ ऐसे फिगर्स जिनका शेप और साइज दोनों ही इक्वल हो या सेम टाइप का हो, राइट। So figures having same shape as well as same size, right? तो ऐसे फिगर्स को हम congruent फिगर्स बोलते हैं। और ट्राइंगल्स अगर ऐसे हैं जिनके शेप और साइज दोनों ही सेम है, तो हम ऐसे ट्राइंगल्स को congruent ट्राइंगल्स बोलते हैं। दैट मीन्स ये ऐसे फिगर होंगे जो एक दूसरे को एग्जैक्टली सुपर इम्पोज कर पाएंगे, आई मीन एग्जैक्टली ओवरलैप कर पाएंगे, जिसके लिए एक स्पेशल टर्म है सुपर इम्पोज, की एक दूसरे को सुपर इम्पोज आसानी से एग्जैक्टली कर पाते हैं ये, राइट। तो अगर हम एक एग्जाम्पल ट्राइंगल इस तरीके से बनाए, लेट्स से दिस इज ट्राइंगल ABC, और एक और ट्राइंगल है हमारे पास PQR, ठीक है। और हमें ये पता है ऑलरेडी कि ये जो लेट्स से कि एंगल A एंगल P के इक्वल है, इसमें एंगल B एंगल Q के इक्वल है, और एंगल C जो है वो एंगल R के इक्वल है, ठीक है। तो अगर ऐसा है कि ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इन ट्राइंगल्स के इक्वल हैं, तो हम क्या कहते हैं कि ये ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, राइट। और अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उससे हमें क्या पता चलता है कि उसके जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल हैं, राइट। अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, राइट। जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और ऑफ कोर्स जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं, ठीक। तो ऐसे फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट, ऐसे ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बोलते हैं। और PQR को अगर ABC के ऊपर रखा जाए तो PQR के साइड्स PQ वो AB पे ओवरलैप करेगा एग्जैक्टली, PR जो है वो AC के ऊपर आएगा, और जो QR है वो BC को एग्जैक्टली ओवरलैप करेगा या सुपर इम्पोज करेंगे ये साइड्स एक दूसरे पे। तो ऐसे फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स या कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बोलते हैं। और उसके लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो ये ऐसा सिंबल होता है, ठीक है। इसके कुछ क्राइटेरियाज भी थे, उनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, कौन कौन से क्राइटेरियाज थे कॉन्ग्रुएंसी के, यानी किन के बेसिस पे कौन कौन सी क्राइटेरिया को यूज करके हम दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं या प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। हमें इस बार क्या पढ़ना है? सिमिलर ट्राइंगल्स, सिमिलर ट्राइंगल्स। आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और जो भी आपके डाउट्स होंगे उनके लिए हम एक अलग वीडियो बना के वो सारे डाउट्स को उस पर हम क्लियर कर देंगे। तो सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं?
या सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं, फिर हमें आसानी हो जाएगी ट्राइंगल्स को की सिमिलरिटी को समझना। तो सिमिलर फिगर्स, अगर लेट्स से अगर हमने एक पिक्चर क्लिक करी अपनी या करवाए, लेट्स से स्टूडियो में जाके, ठीक है, एक हमने पिक्चर क्लिक करवाई अपनी, और किसी फॉर्म पे हमें दो तीन फॉर्म हमें फिल करने थे, और हमने एक फॉर्म का पे जो फोटोग्राफ का स्पेसिफिकेशन मांगा गया था वो लेट्स से 3 mm बाय 4 mm, ठीक है। आपको एक और फॉर्म में फोटोग्राफ लगाने थे और उसका स्पेसिफिकेशन था लेट्स से 5 mm बाय 8 mm, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा फोटो चाहिए था। और कोई एक और फॉर्म है तो उस पे लेट्स से आपको थोड़ा इससे भी छोटा फोटो चाहिए, और छोटा फोटो चाहिए, लेट्स से ये 2 mm बाय 2 mm का फोटो चाहिए, ठीक है। तो हम करते क्या हैं, या स्टूडियो में हम 3 फोटोग्राफ तो अलग अलग नहीं क्लिक करवाते, एक ही पिक्चर क्लिक होती है, और उनको एडिट करके उनका स्केल को सिर्फ चेंज कर दिया जाता है, राइट। तो सेम फोटो होती है, सेम पिक्चर होता है, सिर्फ उसके स्केल चेंज हो जाते हैं, तो उसको छोटा या बड़ा किया जा सकता है, ठीक। इस तरीके के फिगर्स को हम लोग सिमिलर फिगर्स बोलते हैं, क्योंकि साइज में तो अलग अलग है, एक बड़ा है दूसरा छोटा है, बट शेप में ये सेम होंगे, यानी अगर फिगर्स को आप देखेंगे तो उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, पिक्चर में कोई डिफरेंस नहीं होगा, राइट। तो सिर्फ साइज में डिफरेंस है। तो इस तरीके के फिगर्स को हम लोग सिमिलर फिगर्स बोलते हैं, और सिमिलैरिटी के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो है ये कॉन्ग्रुएंसी। अगर आपको याद आ रहा हो तो उस पे इक्वल टू के ऊपर एक सिंबल लगा होता है, तो ये ऊपर वाला जो सिंबल है वो सिमिलैरिटी के लिए, यही वाला, सिर्फ ये वाला सिंबल सिमिलैरिटी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये सिंबल है सिमिलैरिटी का, ये सिंबल यूज करेंगे। तो सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट आई होप कि क्लियर हो गया होगा, कि जो शेप है वो सेम है, साइज जो है वो डिफरेंट है उन पिक्चर्स की या उन फिगर्स की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक सर्कल बना दें जिसका रेडियस लेट से 2 सेंटीमीटर है, एक और सर्कल बना दें जिसका रेडियस लेट से 4 सेंटीमीटर है, दोनों ही सर्कल है, दोनों के शेप सेम है, लेकिन साइज दोनों के अलग अलग हैं, तो इस तरीके के फिगर को क्या बोला जाएगा, ये दोनों आपस में सिमिलर हैं, ठीक है। और सर्कल्स जो हैं वो हमेशा, कितने भी सर्कल आप ले लो, कैसे भी सर्कल ले लो, वो हमेशा जो है वो सिमिलर ही होते हैं। कुछ ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं जो कि हमेशा सिमिलर होंगे, कुछ ऐसे भी हमारे पास फिगर हमें मिलेंगे ज्योमेट्रिकल फिगर्स जो कभी कभी किसी किसी केस में सिमिलर होंगे, किसी किसी केस में वो सिमिलर नहीं भी होंगे। सो बट हमें इस क्लास में हमें सिर्फ ट्राइंगल्स के बारे में ही पढ़ना है, ये सिर्फ डिफरेंट फिगर्स को एज एन एग्जांपल यहाँ पे मैं कोट कर रहा हूँ, ताकि आप सिमिलैरिटी होती क्या है वो अच्छे से समझ जाओ, फिर उनको ट्राइंगल्स के पर्सपेक्टिव में डिटेल में हमें स्टडी करना है, ठीक है। ऐसे ही तो सर्कल तो हमेशा सिमिलर होंगे। अगर बहुत इससे भी सिंपल अगर एग्जांपल आपको देखना है तो एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं, ठीक है। ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है, लेट्स से ये 3 सेंटीमीटर का है, और एक और लाइन सेगमेंट बना लेते हैं, लेट्स से ये 6 सेंटीमीटर का है, पी क्यू, ठीक है तो दोनों ही लाइन, आई मीन लाइन सेगमेंट, दोनों का में दोनों का शेप कैसा है, दोनों ही लाइन है, सिर्फ साइज डिफर कर रही है, राइट। एक छोटा है दूसरा बड़ा है, दोनों ही लाइन सेगमेंट है, तो लाइन सेगमेंट्स क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे, ये भी हमेशा सिमिलर फिगर्स होंगे, ठीक है। तो ये लाइन सेगमेंट्स भी हमेशा हमेशा क्या होंगे, लाइन सेगमेंट भी हमेशा सिमिलर ही होंगे, आप सोच के ही देखो, ठीक है। लाइन तो लाइन जैसे ही दिखेंगे, तो शेप तो हमें हमेशा वैसा ही रहना है, डिफर क्या हो सकता है, साइज। एक और अगर हम लाइन सेगमेंट बना दे 3 सेंटीमीटर का, ठीक है, तो इसको एस पी लिख देते हैं, लेट से, सॉरी पी तो ऑलरेडी यूज किया है, तो एस क्यू एस टी लिख देते हैं,
एस टी। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, ए बी और एस टी, इनका शेप क्या है? दोनों ही लाइन है। साइज दोनों ही 3 सेंटीमीटर। तो क्या ये सिमिलर है? सिमिलर तो है ही, सिमिलर होने के साथ साथ और भी इक्वल भी हैं, राइट? तो ऐसे फिगर्स जो सिमिलर भी हो और इक्वल भी हो, तो वो कॉन्ग्रुएंट भी है। कॉन्ग्रुएंट मतलब जो सिमिलर भी हो और इक्वल भी हो। तो कॉन्ग्रुएंसी बेसिकली सिमिलैरिटी का एक स्पेशल केस है। तो जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं वो सिमिलर तो होते ही होते हैं। ठीक है, तो ए बी और पी क्यू में क्या रिलेशन है? ये दोनों सिमिलर है। और ए बी और एस टी में क्या रिलेशन है? ये सिमिलर तो है ही, साथ साथ में सिमिलर होने के बाद इक्वल भी है। और इसी साइन को हम क्या बोलते हैं? ये जब सिंबल साथ में रहता है इसी को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। ए बी एस टी के कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंसी मीन सिमिलर होने के साथ साथ इक्वल भी है। ठीक है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपको समझ में आ गया होगा अब तक। फिर भी मैं कई बार उसी कॉन्सेप्ट को रिपीट कर रहा हूँ कि जिनको अगर समझ में नहीं आया है उनको भी समझ में आ जाए। जिनको समझ में एक बार में ही आ गया तो वो वीडियो को थोड़ा उसकी स्पीड को इंक्रीज करके 1.5x या 2x पे भी वीडियो को देख सकते हैं। पर्पस मेरे वीडियोस का ये है कि सभी लोग जिनकी लर्निंग स्पीड या अंडरस्टैंडिंग स्पीड थोड़ी स्लो है उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि वीडियो का जो प्लेबैक स्पीड है उसको कम करना मुश्किल होगा, लेकिन फास्ट करना तो आप कभी भी उसको फास्ट करके देख सकते हो। तो जिसको बहुत फास्ट समझ में आ जाता है, एक बार में चीज़ें समझ में आ जा रही हैं, तो वीडियो को थोड़ा 2x पे आप 1.5x पे या 2x पे जो भी आपके कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप उसको एडजस्ट करके देख सकते हो। ठीक है, एक बात ज़रूर रहेगा कि हर एक छोटी से छोटी जो बेसिक चीज़ें होंगी उन डिटेल्स को भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, क्योंकि मेरा पर्पज़ ये है कि मैथमेटिक्स के जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाए। 9th और 10th क्लास की जो मैथमेटिक्स है वो हमारा बेस डेवलप कर रहा है आगे का जो हायर मैथमेटिक्स है, हायर लेवल का, उसको समझने के लिए। अगर यही चीज़ की क्लैरिटी नहीं होगी जो हमने 9th और 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, तो 11th 12th या उसके बाद भी अगर आपको मैथमेटिक्स पढ़नी है तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि चीज़ों को याद करके, तो मैथमेटिक्स को याद नहीं करके हम हायर लेवल पे मैथमेटिक्स को अगर करना है तो उसको याद करके हम आगे नहीं चल सकते। कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए। ठीक है, और मेरी कोशिश होगी कि जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसकी उसके जो बेसिक्स हैं वो भी मैं साथ साथ में ही क्लियर करता चलूँ। तो एनीवे, तो आई होप कि सिमिलरिटी समझ में आ गया होगा कि फिगर्स सिमिलर हैं तो इसका मतलब क्या है, राइट? ऐसे ही अगर दो स्क्वायर हम बना दें तो स्क्वायर भी हमेशा रहेंगे तो स्क्वायर ही। उनके साइज क्योंकि सारे उनके साइड्स का लेंथ सेम रहता है, राइट? तो अगर ये 2 सेंटीमीटर के हैं तो सारे साइड जो है वो 2 सेंटीमीटर के होंगे। ये अगर 3 सेंटीमीटर का है तो सारे साइड्स 3 सेंटीमीटर के होंगे। तो स्क्वायर भी हमेशा सिमिलर होंगे। ठीक है, यानी अगर इनके इनके साइड्स, एनीवे उसको थोड़ी देर के बाद इस पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। तो स्क्वायर जो है वो हमेशा सिमिलर होंगे। रेक्टेंगल्स आपस में, मान लो अगर हम दो रेक्टेंगल इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं तो ये सिमिलर हो भी सकते हैं और सिमिलर नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलैरिटी का मतलब कुछ रूल है, जरूर कुछ क्राइटेरिया है कि कब कोई फिगर सिमिलर होगा और कब वो सिमिलर नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगर आप फोटोग्राफ की ही बात करें तो जब फोटोग्राफ को हम स्केल करते हैं, स्केल अप या स्केल डाउन करते हैं, राइट? तो उसका एक्स और वाई एक्सिस या उसका लेंथ और जो विड्थ है वो सेम रेशियो में हम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो इमेज डिस्टॉर्ट नहीं होती है ना। वो ना तो कंप्रेस होगी ना तो स्ट्रेच होगी, सिर्फ उसका साइज जो है वो कम या ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ आप एक डायरेक्शन में फोटोग्राफ को स्ट्रेच कर दो, यानी सिर्फ उसकी लेंथ इंक्रीज कर दो, तो इमेज क्या ऐसा लगेगा, जो फोटो एक्चुअल में जो पिक्चर होगी वो स्ट्रेच हो जाएगी। तो अब वो वाली फोटो और ओरिजिनल जो फोटो होगी वो आपस में अब सिमिलर नहीं कहलाएंगे, देख के लगेगा कि दोनों अलग अलग है।
क्योंकि वो स्ट्रेच हो चुकी है, राइट। तो ये स्केल फैक्टर होना जरूरी है, या आइदर हम स्केल अप कर रहे हो या स्केल डाउन कर रहे हो। अगर ये स्केलिंग नहीं है इमेजेस के बीच में या फिगर्स के बीच में, कोई प्रॉपर स्केल नहीं आ रहा है, कोई स्केल फैक्टर नहीं आ रहा है, तो उनको हम फिर सिमिलर नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो डिस्टॉर्ट हो चुकी है ऑलराइट। इमेज से कभी आपने देखा होगा कि अगर इमेज को रीसाइज आप कर रहे हो, कभी जरूरत पड़ी हो, और सिर्फ एक ही एक्सिस पे रिसाइज कर रहे हो, तो या तो वो स्ट्रेच हो जाता है हॉरिजॉन्टली, या तो स्ट्रेच हो जाता है वर्टिकली, है ना, बहुत लंबा हो जाएगा, फेस पतला लगने लगेगा, बॉडी एकदम पतली सी लगने लगेगी पूरी। और या तो अगर हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच करोगे तो ऐसा लगेगा कि साइड से एकदम बॉडी जो है वो स्ट्रेच हो गई है और हाइट में कंप्रेस हो गई है, राइट। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने देखी होंगी। अगर प्रॉपर स्केल आई मीन दोनों ही डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली सेम स्केल में अगर हम, या सेम रेशियो में अगर हम इंक्रीज नहीं करते हैं या डिक्रीज नहीं करते हैं, तो वो सिमिलर नहीं रह जाता है फिर इमेज या वो फोटोग्राफ, राइट। तो ऐसे ही जो कुछ क्लोज्ड फिगर हैं हमारे, वो सिमिलर हो भी सकते हैं, सिमिलर नहीं भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो प्रॉपर स्केल फैक्टर है या नहीं है उन इमेजेस के या उन फिगर्स के बीच में, ठीक है। तो रेक्टेंगल्स स्क्वायर हमेशा सिमिलर होंगे, और वो क्यों होंगे अभी जब हम उन इसके क्राइटेरिया सिमिलरिटी के बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा ये कि स्क्वायर या सर्कल हमेशा सिमिलर क्यों होते हैं। और रेक्टेंगल्स, ट्राइंगल्स, राइट, ये सिमिलर हो भी सकते हैं, सिमिलर नहीं भी हो सकते, ठीक। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो है वो हमेशा सिमिलर होंगे ही होंगे। तो ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑल्सो सिमिलर, बट ऑल सिमिलर फिगर्स मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, राइट। क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए एग्जैक्टली सुपर इम्पोज एक दूसरे को करना जरूरी है। तो आई होप कि सिमिलरिटी समझ में आ गई होगी। अब इनके क्या क्राइटेरिया है वो भी हम समझ लें कि कब हम बोलेंगे कि दो फिगर सिमिलर हैं। तो हम पहले पॉलीगॉन की क्राइटेरिया देखेंगे कि कोई दो गिवन पॉलीगॉन वो सिमिलर होंगे या नहीं होंगे, उसकी क्या क्राइटेरिया है। तो वो पहले देख लेते हैं, क्राइटेरिया फॉर एनी पॉलीगन टू बी सिमिलर। कब होंगे वो सिमिलर, तो दो क्राइटेरिया है। तो पहली बात क्या होनी चाहिए कि उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी इक्वल, और आर इक्वल सॉरी। और जो दूसरी क्राइटेरिया है वो है कि उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, या उनके साइड्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो लेंथ हैं वो उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। सो करस्पॉन्डिंग साइड्स, आई मीन साइड्स बोल रहे हैं तो साइड्स की लेंथ की हम बात कर रहे हैं, आर आर प्रोपोर्शनल, ठीक है, इक्वल नहीं, प्रोपोर्शनल। अगर इक्वल हो जाएगा तो मतलब वो फिर क्या हो गया, वो कॉन्ग्रुएंट हो गया, राइट। कॉन्ग्रुएंट और सिमिलैरिटी में यही थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें प्रोपोर्शनल होंगे साइड्स। प्रोपोर्शनल का मतलब कि उनके जो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के लेंथ हैं उनके रेशियो आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या है ये भी आप लोग समझ लो, जिनको नहीं पता है प्रोपोर्शनैलिटी का क्या मतलब है कि आ, उनके जो रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ corresponding sides आर सेम और इक्वल, ठीक है। सेम बोलो या इक्वल बोलो, आप लोग एक ही बात है, ठीक। प्रोपोर्शनैलिटी का यही मतलब है, जब जब दो या दो से ज्यादा रेशियो आपस में सेम होते हैं तो हम बोलते हैं कि वो प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था स्क्वायर का, तो दो स्क्वायर ले लेते हैं,
ठीक है, ये मान लेते हैं दोनों ही स्क्वायर है। ये इसका साइड 2 सेंटीमीटर है और इसका साइड लेट से 5 सेंटीमीटर है। ठीक, तो ए बी सी डी ये है और पी क्यू आर एस ये वाला स्क्वायर है। तो इसमें जरा ध्यान से देखें कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल है क्या। तो ये इनफैक्ट स्क्वायर में तो सभी 90 डिग्री एंगल हैं, ऑल एंगल्स आर, ठीक है, 90 डिग्री पे हैं सारे एंगल्स। तो सारे एंगल्स इक्वल हैं ही। तो ए पी के इक्वल है, बी क्यू के इक्वल है, सी आर के इक्वल है और डी एस के इक्वल है। ठीक है, और उनके साइड्स का रेशियो जरा देखते हैं क्या सब सेम है। तो ए बी अपॉन पी क्यू कर लेते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू, इसकी वैल्यू क्या है 2/5, राइट। ऐसे ही कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड ले ले, बी सी अपॉन क्यू आर, इसकी वैल्यू क्या है, ये भी 2/5 है। ऐसे आप सभी साइड्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स के डी सी अपॉन एस आर करोगे आप, तो वो भी 2/5 आएगा। ए डी अपॉन पी एस करोगे वो भी 2/5 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि उनके साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल है। ऐसा लिख सकते हैं ना कि ए बी अपॉन पी क्यू ये इक्वल है, बी सी अपॉन क्यू आर ये इक्वल है, डी सी अपॉन एस आर और ये इक्वल है ए डी अपॉन पी एस। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और अगर ऐसा तो देखो यही दो क्राइटेरिया थी सिमिलर होने के लिए कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है, एंगल डी एंगल एस के इक्वल है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल है, यानी उनके रेशियोज इक्वल है, तो पॉलीगन सिमिलर होगा। अच्छा, ये दोनों ही क्राइटेरिया होने चाहिए सिमिलैरिटी के लिए। सिर्फ एक अगर है और दूसरा वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है तो पॉलीगन सिमिलर नहीं होगा। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन हम एंड का रखते हैं कि पहला हो और दूसरा भी हो, पहला वाला फुलफिल हो रहा हो क्राइटेरिया और दूसरा वाला भी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा हो, तभी हम बोलेंगे कि पॉलीगन सिमिलर है। ठीक है, ट्राइंगल्स के लिए, ट्राइंगल भी एक तरीके का पॉलीगन है, और ट्राइंगल्स के लिए ये जो रिलेशन होगा वो एंड ना होके और हो जाता है। ये एक डिफरेंस है ट्राइंगल्स के लिए, और हमें ट्राइंगल्स की ही सिमिलैरिटी इस चैप्टर में पढ़नी है। सेकेंड, ठीक है, तो अगर हम क्राइटेरिया फॉर ट्राइंगल्स टू बी सिमिलर यहाँ पे लिख दें, है ना, ट्राइंगल्स टू बी सिमिलर, तो उस केस में एंड की जगह पे हम क्या लिख देंगे, और। इसका मतलब क्या है, ये सारी चीजें अगर मैं हटा दूं यहाँ से, कि दो ट्राइंगल, गिवन ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों या उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के लेंथ प्रोपोर्शनल हो। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, समझ में आ गया होगा कि दो ट्राइंगल्स सिमिलर कब होंगे, या तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और या तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो, यानी उनके रेशियो जो है वो आपस में इक्वल हो करस्पॉन्डिंग साइड्स के। तो कुछ ऐसा होगा कि एक ट्राइंगल है और ये दूसरा ट्राइंगल है, लेट्स से ये वाला ट्राइंगल ए बी सी है और दूसरा वाला पी क्यू आर है। ठीक है, तो ये कब सिमिलर होंगे कि या तो एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो, सी जो है वो आर के इक्वल हो, जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है, ए जो है वो पी के इक्वल हो। तो ठीक, तो अगर ऐसा है तो ट्राइंगल्स को हम कह सकते हैं सिमिलर है, अगर हम एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कंप्यूट कर पा रहे हैं तो। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स कंप्यूट नहीं कर पा रहे हैं कोई भी रीजन से, या एंगल्स हमें नहीं पता है, जो भी हमें प्रॉब्लम हमारे हैंड में है, और करस्पॉन्डिंग साइड्स के बारे में हमें पता है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल शो कर देंगे कि ए बी, लेट से ए बी के प्रोपोर्शनल पी क्यू है, तो ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, फिर ए सी अपॉन पी आर की
कैलकुलेट कर लो और देख लो कि इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल आ रही है, आई मीन तीसरा वाला साइड भी BC अपॉन QR, अगर ये जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो अगर आपस में इक्वल है तो भी हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल सिमिलर है। तो दोनों आई मीन दोनों में से कोई भी एक अगर क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा होगा तो दूसरा वाला एक्चुअली ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाता है ट्राइंगल्स के केस में। ठीक है, अगर एंगल्स इक्वल है करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते ही होते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी पे बहुत ज़्यादा एक्चुअली बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स वर्कआउट किए जा चुके हैं पास्ट में, तो उससे हमें ऑलरेडी पता है। और अगर आप इसको एज एन एक्टिविटी आप खुद से परफॉर्म करोगे तो समझ में आपको आ जाएगा कि अगर एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो उनके साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे ही होंगे। और अगर साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, सभी जो भी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल हैं, तो एंगल्स जो हैं करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो इक्वल होंगे ही होंगे। ठीक है, तो दोनों में से एक भी क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए तो दूसरी वाली ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाती है। इसीलिए सिर्फ हमें एक ही क्राइटेरिया पे वर्कआउट करना होता है, दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया पे हम वर्कआउट कर लेते हैं और उसके बेसिस पे हम बोल देते हैं कि ट्राइंगल सिमिलर है। या तो एंगल्स या तो साइड वाले क्राइटेरिया को प्रोपोर्शनल दिखा दो, साइड्स के लेंथ करस्पॉन्डिंग साइड्स के लेंथ प्रोपोर्शनल है। ठीक है, कोई डाउट अभी तक? अगर हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, तो डाउट को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा एक नया वीडियो बना के। तो जो हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं वो तो एज इट इज चलते ही रहेंगे। आपके जो डाउट्स होंगे तो डाउट वाले एक डाउट्स के लिए अलग से एक वीडियोस हम बना लेंगे। एक ही वीडियो जरूरी नहीं है, एक से ज्यादा वीडियो भी हम बना सकते हैं अगर बहुत ज्यादा डाउट्स होंगे आपके मन में। और डाउट्स होना अच्छी बात है, जितना आप पढ़ाई करोगे, जितना ज्यादा आप समझने की कोशिश करोगे, आपके मन में उतने ही ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, उतने ही ज्यादा डाउट्स भी आएंगे। तो डाउट्स आना एक अच्छी बात है स्टूडेंट्स के लिए, इवन टीचर्स के लिए भी डाउट्स होना अच्छी बात है। जब तक डाउट्स नहीं होंगे तब तक हम ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करते हैं चीज़ों में। ठीक है, तो डाउट्स हैं तो अच्छी बात है, आप डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करिए। और उसके लिए मैं हूँ, आपका टेक्स्ट बुक है आपके साथ। तो कैसे भी हो, अगर टेक्स्ट बुक से क्लियर हो जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो पा रहा है तो आ, आप मुझसे पूछिए, कमेंट करिए, या जिस भी चैनल के थ्रू आप मुझे रीच आउट कर पा रहे हो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूँ। बट एक बार कोशिश जरूर करिए कि आपके पास जो भी डाउट आ रहा है तो थोड़ा सा अपना एफर्ट तो लगाना चाहिए उसको, उस डाउट को क्लियर करने के लिए। अगर आपके एफर्ट लगाने के बाद भी क्लियर नहीं हो रहा है तो जरूर मेरी जरूरत है, मैं उसको क्लियर करूंगा। तो अब ये जो एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। साइड्स का लेंथ तो आपको पता होगा न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी। तो ए बी को पी क्यू से आप डिवाइड करोगे तो कोई एक वैल्यू आएगी, और AC को PR से डिवाइड करोगे तो फिर से कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, राइट। और चूंकि दोनों इक्वल हैं तो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो भी दोनों आपस में इक्वल ही होंगे। तो AB अपॉन PQ की वैल्यू और AC अपॉन PR की जो भी वैल्यू आ रही होगी इक्वल होगी, वही वैल्यू BC अपॉन QR की भी आ रही होगी। यानी ये तीनों जो है वो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू, एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल होंगे, राइट। उसको K मान लेते हैं। और ये जो K है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको स्केल फैक्टर बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज स्केल फैक्टर। इसी केस से हमें पता चलता है कि एक फिगर दूसरे वाले के रेस्पेक्ट में कितना स्केल्ड अप है या कितना स्केल्ड डाउन है। ठीक है, कितने टाइम्स स्केल्ड अप है या स्केल्ड डाउन है, दैट्स इट। स्केल फैक्टर का यही मतलब है। ठीक है, अगर के की वैल्यू 2 आ जाती है लेट्स से, इसका मतलब यहाँ पे अच्छा के की वैल्यू, चूंकि ए बी छोटा वाला है तो के की वैल्यू छोटी साइड को बड़ी साइड से जब हम डिवाइड कर रहे होंगे तो के की वैल्यू ऑब्वियसली 1 से तो कम ही आएगी। तो लेट से 0.5 आ जाती है, हाफ आ जाती है के की वैल्यू। अगर हाफ आ जाती है इसका मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है, राइट, इस वाले ट्राइंगल का जो साइज है वो इस वाले ट्राइंगल का हाफ है। इन केस अगर के की वैल्यू 2 आ जाए या जो भी आ जाए, ठीक है, मान लो 0.3 आ जाए, तो इसका मतलब ये वाला ट्राइंगल जो है इस वाले ट्राइंगल से 0.3 टाइम्स छोटा है। ठीक है। तो ये स्केल फैक्टर क्या होता है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए।
एक और बात पता होनी चाहिए, ये जो हम बोल रहे हैं कि एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं सिमिलैरिटी के केस में, तो अगर सारे के सारे एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी ये वाला एंगल दूसरे ट्राइंगल के एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल मान लो आप इस वाले एंगल के इक्वल है, और ये वाला एंगल मान लेते हैं इस वाले एंगल के इक्वल है, दोनों अलग अलग ट्राइंगल हैं ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, दोनों अलग अलग ट्राइंगल हैं मान लिया। कॉन्ग्रुएंसी में भी बाय द वे ये एंगल सेम होंगे। तो अगर जितने भी उस फिगर में एंगल्स हैं, जैसे यहाँ पे 3 एंगल हैं और करस्पॉन्डिंग दूसरे वाले फिगर में भी 3 ही एंगल हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं अगर, तो ऐसे फिगर्स को हम लोग, इन दोनों फिगर्स को क्या बोला जाता है, इक्वी एंगुलर फिगर्स भी बोलते हैं। एक नया टर्म है जो हमें पता होना चाहिए, इक्वी एंगुलर का मतलब क्या होता है। इक्वी एंगुलर का मतलब है कि जो भी करस्पॉन्डिंग जितने भी एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो सब आपस में इक्वल है। तो बी क्यू के इक्वल, सी आर के इक्वल, और ए जो है वो एंगल पी के इक्वल, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, एंगल्स आपस में इक्वल नहीं है, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो, जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल है। तो बी क्यू के इक्वल है, बी सी के इक्वल नहीं होगा, राइट। बी क्यू के इक्वल, सी आर के इक्वल, ए पी के इक्वल, तो ये इक्वी एंगुलर फिगर्स है। तो करस्पॉन्डिंग, ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल बोले या फिगर इज इक्वी एंगुलर बोले, बात एक ही है, ठीक है। तो ये टर्म क्या है ये हमें पता होना चाहिए। तो ट्राइंगल्स, गिवन ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, आई एम सॉरी, गिवन ट्राइंगल्स सिमिलर कब होंगे, जब या तो वो इक्वी एंगुलर हो, यानी उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल हो, और या तो उनके साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल, दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल हो रही होगी, तो गिवन ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स कहलाएंगे। और अगर ट्राइंगल सिमिलर है, अगर आपको पहले से ही पता है कि ट्राइंगल सिमिलर है, तो इसका मतलब वो इक्वी एंगुलर होगा और उनके साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। तो बार बार हम लोग ये जो वर्ड यूज कर रहे हैं प्रोपोर्शनल, वो बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, और प्रोपोर्शनैलिटी पे बहुत से पास्ट में बहुत से वर्क हुए हैं, और आई मीन एंशियंट टाइम में बहुत से वर्क हुए हैं, बहुत से रिजल्ट पब्लिश हुए हैं प्रोपोर्शनैलिटी पे, और उसमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है प्रोपोर्शनैलिटी का, जो हमारे सिलेबस का भी पार्ट है और हमें पता होना चाहिए, और ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट ईयर ये बोर्ड में इस पे क्वेश्चन भी आ जाता है, और यही एक रिजल्ट है जिसका प्रूफ भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। इस रिजल्ट को पॉपुलरली बोला जाता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के नाम से जाना जाता है, और बाद में ये जो थ्योरम है बीपीटी या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाद में ये ज़्यादा फेमस हुआ थेल्स थ्योरम के नाम से, क्योंकि थेल्स ने इसको डिस्क्राइब किया था, राइट। थेल्स जो है वो एक ग्रीक फिलोसोफर थे। तो अगली चीज़ जो हमें जाननी है कि वो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है, वो समझना है, और ये हमारे सिलेबस का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को शॉर्ट में बीपीटी से डिनोट करते हैं। तो जब भी इस थ्योरम को कोट करना होता है कोई और चीज़ प्रूफ करने के लिए, तो उसको बीपीटी लिख देता है शॉर्ट में, और इस थ्योरम को जो है थेल्स थ्योरम के नाम से भी ज़्यादा जाना जाता है। इनफैक्ट ज़्यादा जो है इसी नाम से जाना जाता है, थेल्स थ्योरम के नाम से ज़्यादा पॉपुलर हुआ। तो दोनों में से कोई भी नाम आप ध्यान में रखो, ये तो चलेगा, ठीक है। तो ये थ्योरम है क्या, उसका स्टेटमेंट बताने से पहले इसको एक फिगर ड्रॉ करके मैं आपको पहले समझाने की कोशिश करूंगा ये थ्योरम है क्या। इस थ्योरम को समझने के लिए कुछ बेसिक जो प्रोपोर्शनैलिटी पे वर्क हुआ था उसको पहले मैं बता देता हूँ, फिर इस थ्योरम के को एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। तो एक एक्टिविटी भी आपके बुक में दी गई है, बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, उससे काफ़ी चीज़ें समझ में आती हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा सा साइड लाइन हो रहे हैं इस थ्योरम से, थोड़ी देर के बाद इस थ्योरम पे हम फिर से लौट के आएंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि एक
एंगल बना लेना है। कुछ इस तरीके से हमने एक एंगल बना लिया, और ये एंगल हमने एक्यूट एंगल बनाया है, कैसा भी एंगल हम बना सकते हैं। और फिर ये जो हॉरिजॉन्टल आर्म है इस एक्यूट एंगल का, इसको हम लोग इस पे ग्रेजुएशन कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 1 2 यूनिट डिस्टेंस पे मार्किंग कर देंगे, 4 5 6 लाइक दैट। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, लेट्स से किसी भी एक पॉइंट से हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो कि दूसरी आर्म को इंटरसेक्ट कर रहा होगा। तो हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया और इस लाइन सेगमेंट को लेबल कर देते हैं, लेट्स कॉल इट, इनको हम ए बी बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर हमें एक और लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है किसी भी एक पॉइंट से। तो यहाँ से एक और लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन इस बार जो लाइन सेगमेंट हमें ड्रॉ करना है उसमें ये ध्यान रखेंगे कि ये वाला लाइन ए बी के पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पी क्यू इसको मान लेते हैं कि हमें एक और लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया किसी एक पॉइंट से इस पे। तो हमने यहाँ इस पॉइंट से हमने ड्रॉ किया है और वो ए बी के पैरेलल है। ठीक है, इसके बाद अभी क्या करेंगे कि अब ये जो लेट्स से कि ये जो एंगल का वर्टेक्स है ये ओ पॉइंट है, ओ क्यू का लेंथ हमें पता है, इट इज 3 यूनिट, राइट। और क्यू बी का भी लेंथ हमें पता है, ये 2 यूनिट है। अब हमें क्या करना है कि ओपी का लेंथ हमें कैलकुलेट करना है और पी ए का लेंथ भी हमें मेजर करना है। ठीक है, स्केल से हम मेजर कर लेंगे और उसके बाद हमें ये चेक करना है रेशियो ओ पी और पी ए ये क्या आता है। ठीक है, और दूसरा साइड जो है वो ओ क्यू ओवर क्यू बी, ये रेशियो तो ऑलरेडी हमें पता ही है कि ये ओ क्यू जो है वो 3 यूनिट है और ये 2 यूनिट है, राइट, क्यू बी। ऐसे ही जब आप ओपी और पीओ को कंप्यूट करोगे तो ये भी 1.5 ही आएगा इसका रेशियो। ठीक है, ये भी 1.5 आ रहा है, या रेशियो के टर्म्स में लिखते हैं तो ये भी 3:2 के ही रेशियो में डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, और ओ क्यू और क्यू बी भी 3:2 के रेशियो में। तो हमें ये पता चल गया कि ये जो दो पैरेलल लाइंस हैं, या ये जो क्यू पी है पैरेलल टू ए बी, ये क्यू पी इस आर्म को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, राइट। सो व्हेन हम ये कह सकते हैं कि व्हेन पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, और ये आप एक्टिविटी कई बार आप इसको करके चेक करोगे, हर बार सेम रिजल्ट आएगा, तभी आप श्योर होना कि हाँ ये सच बात है। अगर ये सेम रिजल्ट नहीं आता तो इसका मतलब या तो हम कुछ गलत कर रहे हैं, और या तो जो कॉन्सेप्ट है वो गड़बड़ है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट वेल प्रूवन कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो रिजल्ट हर बार सेम आना चाहिए। ठीक है, तो अगर पी क्यू ए बी के पैरेलल है तो क्या होगा, ओ पी और पी ए का जो रेशियो है वो ओ क्यू और क्यू बी के रेशियो के इक्वल आएगा। ठीक है, इस रिजल्ट को जो प्रूव किया वो थेल्स थ्योरम जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें इस रिजल्ट को प्रूव किया जाता है। ठीक है, या जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अब हम जो पढ़ेंगे उसमें इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे। तो हाँ, तो हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को समझने की अब हम कोशिश करेंगे। तो उसको समझने के लिए तो स्टेटमेंट को बताने से पहले समझ लेते हैं वो है क्या, फिर स्टेटमेंट हम बताएंगे। और स्टेटमेंट तब अच्छे से समझ में भी आएगा, एक बार फिगर के थ्रू उसको हम समझ लेते हैं। तो अगर लेट्स से कि हमारे पास कोई एक ट्राइंगल, कैसा भी ट्राइंगल हो, एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, और एक लाइन सेगमेंट है, एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो इस ट्राइंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल है और रिमेनिंग साइड को वो इंटरसेक्ट कर रही है। अगर एक साइड के पैरेलल होगी तो रिमेनिंग कितने साइड बचे, 2 ही साइड बचे, तो उन दोनों को वो इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट पे।
दो आई मीन एक एक पॉइंट पे, ठीक है। तो हमें जो लेट्स से कि बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक। तो बीसी के पैरेलल वो लाइन यहां से ड्रॉ करेंगे कि ताकि जो रिमेनिंग साइड है उसको इंटरसेक्ट करे इस तरीके से, दो पॉइंट्स पे मान लेते हैं ये पी और क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये जो पैरेलल लाइन है, ये जो लाइन है लेट्स से ये लाइन एल है, वो बीसी के पैरेलल है। तो इस लाइन को यहाँ नीचे से ड्रॉ नहीं, ये पैरेलल लाइन को ऐसे नहीं ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इस लाइन की खास बात क्या है कि एक साइड के पैरेलल है और बाकी दोनों साइड को इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट। ऐसा होना जरूरी है, तभी ये बीपीटी या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एप्लीकेबल होगा। तो अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलता क्या है, ये जो लाइन है एक साइड के पैरेलल और दूसरे बाकी दोनों साइड को जो कट कर रही है, तो ये लाइन दोनों साइड को इस तरीके से कट करती है या डिवाइड करती है कि इनके जो इनका जो रेशियो आता है, ये जो डिवीजन हो गया ना एपी और बीपी बना, वैसे ही इस ये वाला जो है ए क्यू और क्यू सी दो डिवाइड होके दो लाइन सेगमेंट्स बने, तो इनके जो रेशियो हैं वो इक्वल होते हैं। ये थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अब बताता है। तो बीपीटी का रिजल्ट क्या है, ये जो पैरेलल जो लाइन है एक साइड के पैरेलल बाकी दोनों साइड को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये लाइन इन दोनों साइड को इस तरीके से डिवाइड करती है कि उनके रेशियो इक्वल होते हैं या सेम होते हैं, ठीक है। या उसी चीज को हम बोलते हैं कि वो प्रोपोर्शनल होते हैं। तो एपी इसका रिजल्ट है क्या कि एपी अपॉन पीबी किसके इक्वल होगा, ए क्यू अपॉन क्यू सी के। ये बीपीटी का रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट, ठीक है। इसके लिए गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन है कि जो लाइन एल है वो पैरेलल है बीसी की, ये गिवन कंडीशन, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि ये है क्या, बीपीटी क्या कहना चाह रहा है कि अगर एक लाइन किसी भी एक साइड के पैरेलल हो, तो यहाँ हमने बीसी के पैरेलल एक लाइन बना ली, और वो लाइन ऐसी है कि बाकी दोनों साइड को कट कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट पे, इस तरीके से पी और क्यू पे। तो ये जो पॉइंट्स हैं इन साइड्स को इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि उनके रेशियो आपस में इक्वल होते हैं, ए पी अपॉन पी बी इक्वल होता है ए क्यू अपॉन क्यू सी के, ठीक है। इसी चीज को स्टेटमेंट के फॉर्म में अगर हमें लिखना है, बीपीटी का अगर स्टेटमेंट लिखना है या थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना है, तो किस तरीके से लिखा जाएगा, नेक्स्ट पेज पे इसको लिख देते हैं। इफ अ लाइन drawn parallel to drawn parallel to one side of a triangle which intersects the other two sides at distinct points, तो वो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स P और Q थे हमारे डायग्राम में, ठीक है। ये P और Q जो है, then these sides are divided in the same ratio, ठीक है। सो ये है स्टेटमेंट बीपीटी का या थेल्स थ्योरम का। तो डायग्राम से जो हमने समझाया था उसी चीज को स्टेटमेंट के फॉर्म में, एक फॉर्मल स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। इफ अ लाइन पैरेलल टू one side of a triangle intersects other two sides at two distinct point, right,
then these sides are divided in the same ratio, इस रेशियो है ना, दोनों के रेशियो यानी सेम। तो हमें प्रूफ क्या करना होगा कि ये सेम है, ये रेशियो, इसी को हमें शो करना होगा। और ऑलरेडी दिया क्या है, ये जो लाइन है या जो ये लाइन सेगमेंट पी क्यू है ये बीसी के पैरेलल है, ठीक है। और ये सिर्फ किसी भी साइड के एक पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे बीसी के पैरेलल ड्रॉ किया है, आप चाहो तो इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो। लेट्स से कि हमारा एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, और एक पी आर के पैरेलल कोई एक लाइन हमने इस तरीके से ड्रॉ कर दी, ठीक है। और ये ए और बी पॉइंट पे लेट से इंटरसेक्ट कर रहा है। इस केस में क्या होगा, क्यू ए, ये इस समय ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो क्यू ए ओवर ए पी है ना, ये किसके इक्वल होगा, क्यू बी ओवर बी आर के। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं इसको प्रूफ कैसे किया जाएगा। इसका प्रूफ देखते हैं। तो इसका प्रूफ के लिए फिर से हम डायग्राम पहले बना लेते हैं। लेट्स से ये हमारा एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल कैसा भी हो सकता है, ए बी सी, और एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देते हैं बीसी के पैरेलल। हालांकि जो एक्चुअल जो स्टेटमेंट है उसमें लाइन है, तो चाहो तो लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन हम लाइन को ड्रॉ करने नहीं करना चाह रहे थे ताकि फिगर हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो लेट से ये पी और क्यू पॉइंट्स हैं जिन पे ये लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ कंस्ट्रक्शंस करने होंगे, ठीक है। तो पहली बात यहाँ पे टू प्रूव लिख लेते हैं, क्या प्रूव करना है। इस उससे पहले हम गिवन कंडीशन लिख लें कि गिवन क्या है ना, तो ज्यादा जरूरी है कि क्या गिवन है। गिवन है कि पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, ये एक चीज दी गई, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ये प्रूफ करना है कि ए पी अपॉन पी बी ये इक्वल है ए क्यू अपॉन क्यू सी के, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना है हमें। पहले तो कंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं। पहले क्या कंस्ट्रक्शन करना है, दो कंस्ट्रक्शन करने हैं। पहला कंस्ट्रक्शन क्या है कि बी क्यू और पी सी इनको ज्वाइन कर दें सबसे पहले। तो लिख लेते हैं ज्वाइन बी क्यू एंड पी सी, इनको ज्वाइन कर दिया, ठीक। जो दूसरा कंस्ट्रक्शन है, ये पहला कंस्ट्रक्शन। दूसरा कंस्ट्रक्शन क्या है, पॉइंट पी से ए सी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। पी से ए सी पे ये हमने लेट से ये पी एम है, ठीक है, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। और वैसे ही क्यू से ए बी लाइन पे एक लाइन सेगमेंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। पॉइंट क्यू से लेट से ये पॉइंट एन है, ठीक है। आई होप ये वाला कलर आपको विजिबल होगा, पर्पल कलर है। अब मैं इसको यूज नहीं करूंगा, थोड़ी सी विजिबिलिटी कम है इसकी। तो जो दूसरा कंस्ट्रक्शन है वो क्या है कि ड्रॉ क्यू पी एम, लेट से पहले पी एम परपेंडिकुलर टू ए सी एंड क्यू एन परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। ये हमने दूसरा कंस्ट्रक्शन कर दिया। तो इतना कंस्ट्रक्शन करने के बाद अब हम प्रूफ देखते हैं कैसे किया जाए इसको। अब इसका प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हम ट्राइंगल्स की एरिया को डिफाइन करेंगे। हमें कोई भी चीज अगर हमें प्रूफ करनी है तो हमें ऑलरेडी ये पता होता है कि हमारा रिजल्ट अल्टीमेटली होना क्या है, ठीक है। अगर किसी चीज को शो करना है या प्रूफ करना है तो दैट मीन्स रिजल्ट ऑलरेडी हमें पता है। उस चीज को थ्रू लॉजिकल स्टेप्स, ऐसे लॉजिक्स जो
करेक्टली डिफाइन हो मैथमेटिक्स में, उन स्टेप्स को यूज करके हमें उस रिजल्ट तक पहुंचना होता है जो ऑलरेडी हमें दिया गया है। तो हमें ऑलरेडी पता है कि हमें चाहिए क्या, हमें ये चाहिए। ठीक है, इसलिए प्रूफ वाले क्वेश्चन या शो करने वाले क्वेश्चंस कंपेरेटिवली आसान होते हैं, क्योंकि हमें आंसर पहले से ही पता है कि हमें लाना तो यही है, रिजल्ट हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो वहां तक पहुंचने के अब स्टेप्स हमें ढूंढने होते हैं, और जो जो चीजें ऑलरेडी हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं वो अब हमारा बेस होगा यहाँ तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो हमें कुछ इस तरीके के रिलेशन बनाने हैं जिसमें ये वाले साइड्स आ जाएं, किसी तरीके से AP आ जाए, PB आ जाए, AQ QC उन रिलेशन में आने लगे, दिखने लगे। तो एक रिलेशन सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर हम एरिया कंप्यूट करें, राइट, तो अगर हम एरिया ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है QN AB के, तो अगर हम इनमें से कुछ कुछ ट्राइंगल्स को सेपरेट कर लें, क्योंकि ढेर सारे ट्राइंगल्स बनते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, ऐसे ट्राइंगल्स को सेपरेट करेंगे ताकि ये साइड्स उन ट्राइंगल के पार्ट हों, और फिर उनकी एरिया कंप्यूट करें तो हाफ बेस इंटू हाइट करेंगे तो ये साइड्स उन रिलेशंस में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ, ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, चूंकि हमें AP चाहिए तो इसलिए AP को बेस मान लेते हैं, और इसकी हाइट क्या हो जाएगी, QN हो जाएगी इस ट्राइंगल की फिर। ठीक है, तो हाफ बेस इंटू QN या NQ। ठीक है, अब इसमें आर्गुमेंट ये भी हो सकता है कि PQ को बेस क्यों नहीं माना, क्योंकि PQ को बेस मानते तो उसकी हाइट क्या होएगी वो तो यहाँ पे हमने डिफाइन नहीं किया है, और AQ को बेस इसलिए नहीं माना क्योंकि उसको अभी हम आगे बेस मानेंगे, क्योंकि हमें ये AQ भी चाहिए। अभी फिलहाल हम AP को अपने रिलेशन में अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलराइट, इसी तरीके से ये PB कैसे आएगा, उसके लिए हम एक और ट्राइंगल कंसीडर करेंगे PBQ, इसका एरिया कंसीडर करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ, ये क्या हो जाएगा, हाफ बेस को PB ले लेते हैं, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, आप ध्यान से देखो, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का हाइट कैसे कैलकुलेट होता है, सॉरी, तो अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, इसका भी बेसिक समझ लेते हैं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल का हाइट, अगर ये इस ABC है, प्लेट से ABC, तो अगर हम AC को बेस कंसीडर कर रहे हैं तो हाइट क्या होगी, इस बेस से जो अपोजिट वर्टेक्स है उस पे परपेंडिकुलर लाइन, ये हाइट कहलाती है, यही हाइट होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द अपोजिट वर्टेक्स फ्रॉम बेस, हमेशा, है ना, वही हाइट होगी। तो अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है कुछ इस तरीके का, और मान लेते हैं ABC, और AB को बेस मान लिया, तो AB से C पे राइट एंगल, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंप्यूट तो कर ही नहीं सकते, अब डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, राइट एंगल ड्रॉ कैसे करें C पे, सभी जो है किसी ना किसी एंगल पे होंगे ही, हर एक पॉइंट AB के C से अगर हम ड्रॉ करें, तो इसके लिए हम यानी C AB से कितनी हाइट पे है उसके लिए AB को एक्सटेंड कर देते हैं, एक्सट्रापोलेट कर देते हैं, और फिर C से जो है वो AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये वाला जो हाइट है ये एक्चुअल में हाइट कहलाता है। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ AB इंटू, ये मान लेते हैं अगर H है तो H। ठीक है, इसका हाइट जो है एक्चुअली ट्राइंगल से बाहर जा रहा है। वैसा ही कुछ कुछ केस यहाँ पे भी है। तो PBQ जो ट्राइंगल है इसकी हाइट क्या होगी, आप ध्यान से देखो, तो ये जो BP है इसको एक्सटेंड कर देते हैं, और Q से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, तो QN एक्चुअल में इसकी हाइट है। ठीक है, तो PB इंटू QN। अब अगर
पहले वाले ऊपर वाले ट्रायंगल की एरिया को नीचे वाले ट्रायंगल की एरिया से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, डिवाइड करके देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू, क्या हो जाएगा, हाफ ए पी इंटू क्यू एन अपॉन हाफ पी बी इंटू क्यू एन। ठीक है, पी बी इंटू क्यू एन। अब यहाँ से देखो, आप हाफ हाफ कैंसिल हो गया, क्यू एन कैंसिल हो गया, तो ये किसके इक्वल हो गया, ए पी अपॉन पी बी के। ठीक है, एक बार अलग से लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी क्यू, ब्रैकेट क्लोज, ये किसके इक्वल हो गया, ए पी अपॉन पी बी के। ठीक है, इसको हम पहला रिलेशन मान लेते हैं, क्योंकि ये अभी आगे हम फिर से यूज करेंगे। अब ध्यान से देखो, तो ए पी अपॉन पी बी में एक रिलेशन मिल गया हमें। अब दूसरा वाला रिलेशन को अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे, उसके लिए फिर से हम कुछ ट्राइंगल्स को कंसीडर करेंगे, उनकी एरिया को। तो पहले तो हम ए क्यू जो है वो ए पी क्यू का पार्ट है, तो फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू लेते हैं, बट इस बार बेस ए क्यू को ले लेते हैं। ठीक है, तो अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ इंटू ए क्यू, ए क्यू इंटू हाइट क्या है इसकी, पी एम, राइट, पी एम। और एक और ट्राइंगल ले लें QC के लिए, तो QCP ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, QCP ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ बेस ये है, और ये अभी भी ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो इसका अभी हाइट जो है वो PM ही हो जाएगा, जैसा अभी हमने एक्सप्लेन किया था। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल QCP ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू QC इंटू PM। ठीक है, अगेन इनको डिवाइड कर दें तो ये हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, PM PM कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या हमारे पास, AQ अपॉन QC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QCP क्या हो जाएगा, AQ अपॉन QC। ठीक है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। आई होप कि ये दोनों इक्वेशन या रिलेशन कैसे आए ये क्लियर हो गया होगा, दोनों एक जैसे ही हैं इनफैक्ट। आप चाहो तो अगर आप चाहो तो ये पूरे सिर्फ ये सब करने की जरूरत नहीं, आप लिख सकते हो इसके बाद, है ना, ये पहले वाले रिलेशन के बाद आप लिख सकते हो सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू सी, आई मीन ये वाला दूसरा वाला रिलेशन सिमिलरली लिख के दूसरा वाला रिलेशन डायरेक्टली लिख सकते हो एग्जाम में। बट अभी के लिए आप पूरा पूरा लिखो, ताकि पहले कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए कि हो क्या रहा है। एग्जाम में आप टाइम सेव करने के लिए सिमिलरली करके लिख सकते हैं। तो अब क्या होगा, अब जरा ध्यान से देखो, हमें चाहिए क्या, फिर से एक बार पहुंचते हैं, क्या प्रूफ करना है, ए पी अपॉन पी बी इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ठीक है, और ये जो दो चीजें प्रूफ करनी है, ये दोनों चीजें हमारे जो दोनों इक्वेशन मिले हैं उनके राइट साइड में है, RHS में है। ठीक, तो अगर दोनों इक्वेशन के LHS इक्वल हो जाए तो RHS आप ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि LHS में भी अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों इक्वेशन के LHS में का न्यूमरेटर जो है वो सेम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, और पहले वाले इक्वेशन में भी एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो पूरा का पूरा LHS इस इक्वेशन का दोनों इक्वेशन के सेम हो जाएंगे। अब जरा डिनोमिनेटर पे ध्यान लगाते हैं, एक है ट्रायंगल PBQ की एरिया
और दूसरा इक्वेशन में क्या है, ट्राइंगल क्यू सी पी की एरिया। जरा फिगर पे आते हैं अपने फिर से। ट्राइंगल ये है पी बी क्यू की एरिया और ट्राइंगल क्यू सी पी की एरिया। अब इसको समझने के लिए फिर से एक कॉन्सेप्ट हम आपको समझा दें कि अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइन है इस तरीके से, लेट्स से ये वाली लाइन M है और ये वाली लाइन L है, और इन दोनों पैरेलल लाइन में ट्राइंगल्स हम कुछ बना दें सच दैट कि उन दोनों ट्राइंगल, दो या दो से ज्यादा ट्राइंगल बना दें, बट इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि ट्राइंगल्स के बेस सेम हो। तो दो ही ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, आसान होगा समझना। तो ट्राइंगल के बेस सेम हो, तो एक ट्राइंगल है ABC और दूसरा ट्राइंगल है AB लेट्स से P। अब इन दोनों ट्राइंगल की एरिया क्या होगी, क्या आप गेस कर पा रहे हो? एरिया क्या होगी? दोनों ट्राइंगल का हाइट क्या होगा? हाइट तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, यानी इन दोनों लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वही दोनों ट्राइंगल की हाइट होगी। दोनों ट्राइंगल की हाइट h ही है ना? या इनफैक्ट कितने भी ट्राइंगल्स बना दे सेम बेस पे, एक और ट्राइंगल अगर हम बनाते हैं, ये तीसरा वाला जो ट्राइंगल है इसकी भी हाइट क्या होगी? यही होगी h, और इसके बेस क्या है? AB ही है। एरिया अगर आप निकालोगे, ट्राइंगल ABC की एरिया क्या हो जाएगी? हाफ AB इंटू एच। ट्राइंगल ABP की एरिया क्या हो जाएगी? हाफ AB इंटू एच। ट्राइंगल APR की क्या हो जाएगी एरिया? हाफ AB इंटू एच। समझ में आ रहा है बात? इसका मतलब तीनों ही ट्राइंगल की एरिया क्या है? सेम है। लेकिन वो एक स्पेशल केस में हो रहा है, कब? कि जो तीनों ट्राइंगल हैं वो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है और तीनों ही ट्राइंगल का बेस जो है वो सेम है। सो दैट triangles having same base and between same parallel lines have same area। इतनी बात क्लियर है? ये रिजल्ट पहले आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, अगर ध्यान में हो तो अच्छी बात है, ध्यान में नहीं हो तो मैंने फिर से इनफैक्ट प्रूफ भी करके आपको दिखा दिया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हाफ AB इंटू एच है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP क्या है? हाफ AB इंटू एच। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABR क्या है? वो भी हाफ AB इंटू एच ही है। बेस तो सबके AB है, तीनों ही ट्राइंगल का हाइट h है। क्लियर है? तो ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैव सेम एरिया। अब अपना जो डायग्राम है उसको एक बार देखते हैं, और वो जो न्यूमरेटर में जो दोनों जो डिनोमिनेटर में दोनों ट्राइंगल्स थे, बी पी बी क्यू और क्यू सी पी, ये देखो एक लाइन पैरेलल लाइन है, लाइन सेगमेंट है पी क्यू और बी सी, दोनों आपस में पैरेलल तो हैं ही, ये तो गिवन कंडीशन ही है कि दोनों पैरेलल है। और दोनों ही ट्राइंगल का बेस क्या है? पी क्यू। ध्यान से देखिए, पी पी बी क्यू और क्यू सी पी दोनों ही सेम पी क्यू बेस पे हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो इन दोनों की एरिया क्या होगी? सेम होगी, है ना? कैसे सेम होगी वो हमने यहाँ पे आपको शो करा है। ठीक है, तो ये रिजल्ट है जो हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए क्योंकि पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है, और यहाँ पे ये इतनी चीज दिखानी नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट हमें रिजल्ट यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे? ऑल्सो, अपने प्रूफ का जो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा? ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी क्यू इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू सी पी, है ना? और इसका रीजन यहाँ पे लिख देंगे, ट्राइंगल्स हैविंग same base and between same parallel lines have same area। ठीक है, और इस वाले रिजल्ट को हम मान लेते हैं कि हमारा थर्ड रिलेशन है। तो थर्ड रिलेशन से क्या हो गया? दोनों फर्स्ट और सेकंड
जो रिलेशन थे उनके डिनोमिनेटर्स अब आपस में इक्वल हो चुके हैं। न्यूमरेटर्स ऑलरेडी सेम थे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीक्यू उधर भी था, पहले वाले में भी दूसरे वाले में भी, तो एलएचएस अब इक्वल हो चुका है। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को यूज करके हम कह सकते हैं कि AP अपॉन PC जो है वो AQ अपॉन QC के इक्वल है। ठीक है, फाइनल स्टेटमेंट क्या होगा? यूजिंग इक्वेशन 1, 2 and 3 we can say that AP upon PB is equals to AQ upon QC। ये प्रूफ हो गया। ठीक है, प्रूफ बहुत बड़ा नहीं है, बट यहाँ पे हमने बेसिक्स भी आपको समझाई हैं साथ साथ में, तो टाइम लगा है हमें, और स्पीड बहुत फास्ट नहीं थी, इसलिए भी टाइम लगा है। आप चाहो तो इसको, जैसा मैंने पहले भी बता चुका हूँ मैं, आप चाहो तो इसको थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज करके आप देख सकते हो इस लेक्चर को, अगर आपको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक हैं और आपको जल्दी समझ में आ जाते हैं। अगर नहीं समझ में आ रही हैं जिनको, तो वो आप नॉर्मल स्पीड पे भी देख सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। आपको, आप इस प्रूफ को एक दो बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा और समझ लीजिए पहले इस प्रूफ को, समझने के बाद फिर प्रैक्टिस करिए। और इन प्रूफ्स में जो भी दो तीन बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले के यूज हुए हैं, जो हमने पहले पढ़ा था, उनको भी समझ लीजिएगा कि कैसे यहाँ पे यूज हो रहा है, क्योंकि वो सारी चीजें अपने स्टेटमेंट में आपको यूज करनी पड़ेंगी फ्यूचर में। किसी क्वेश्चन में आ सकते हैं फिर से, राइट, वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। तो समझ लीजिए आप पहले अच्छे से, एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए, रिविजन कर लीजिए। नेक्स्ट जो रिजल्ट्स हैं वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, ओके, बाय बाय, टेक केयर।